नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन चैप्टर के अंदर SN1 और SN2 रिएक्शन। इस SN1 SN2 रिएक्शन जो है क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके हैलोअल्केन हैलोअरीन चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। आइए इसको समझते हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, लिविंग ग्रुप हटते हैं और इस तरह के रिएक्शन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए RX है, RX बोले तो अल्काइल हैलाइड। अगर अल्काइल हैलाइड में ध्यान से देखा जाए तो हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है। हैलोजन पे होता है डेल्टा माइनस चार्ज और कार्बन पे होता है डेल्टा प्लस चार्ज। जो अल्काइल ग्रुप है उस पर होता है डेल्टा प्लस चार्ज। न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करता है, अल्काइल ग्रुप के ऊपर। यहां से हाइड्रोजन जो है लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर लीव करते हैं। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप हटाओ और उसके हटाने के साथ साथ वहां पे हम न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देते हैं। तो लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है न्यूक्लियोफाइल, तो ये बन जाता है RNU और X-। तो इस तरह का जो रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड के अंदर एक ग्रुप लीव कर रहा होता है और दूसरा इसके साथ कनेक्ट कर रहा होता है, इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सो अगर मैकेनिज्म के हिसाब से देखा जाए, दिस रिएक्शन हैज बीन फाउंड टू प्रोसीड बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म। यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो SN1 एंड SN2 ये दो मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। SN1 एंड SN2 दो मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए रिएक्शन होते हैं। ये दो तरह के रिएक्शन है। द वेरी फर्स्ट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सेकंड इज बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नाउ अगर हम बात करें यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ये क्या है। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्यार से बोलते हैं SN1 शॉर्ट में हम SN1 बोलते हैं। इस तरह के रिएक्शन का मैकेनिज्म ये होता है कि आप लिविंग ग्रुप रिमूव कर रहे होते हैं और वहां पे न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br। अगर मैं इसमें ऐड करूं वाटर, तो वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और वाटर ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं, H प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है और ये बैक साइड अटैक करता है यहाँ। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो डेल्टा माइनस है और यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज है। तो OH माइनस जैसे ही अटैक करेंगे तो लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो इस रिएक्शन में होता है लिविंग ग्रुप हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। तो यानी कि लिविंग ग्रुप जो है यहां से हटाने के साथ साथ हम कार्बोकेटाइन बनाते हैं और एज अ न्यूक्लियोफाइल हम OH माइनस को यहाँ पे ऐड करते हैं। OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद जो कंपाउंड बनते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये दो स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है और ओवरऑल ये रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जरूर बनता है और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। जो पहला स्टेप है वहां पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, इस स्टेप को बोला जाता है RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। रिएक्शन कितना फास्ट होगा वो डिपेंड करता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर। क्लियर? तो यहाँ पर बेसिकली लिविंग ग्रुप हटते हैं और वहां पर न्यूक्लियोफाइल लग जाते हैं और फाइनली इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो RX था उसमें से हाइड्रोजन यहां से बाहर निकले, R प्लस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। इसी स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अगले स्टेप में ये जो R प्लस बन चुका है न्यूक्लियोफाइल,
वो उसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये बन जाता है RNU। ओके, सो जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो होता है, जबकि सेकेंड स्टेप फास्टर होता है, और जो स्लोएस्ट स्टेप है उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर? नाउ अब हम बात करना चाहते हैं कि SN1 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, किस तरह के रिएक्शन को हम SN1 के कैटेगरी में रखेंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन। पहली बात, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि SN1 रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, ये मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। पहली बात जो आपको जरूर याद रखना चाहिए, ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप रिएक्शन है। ओके, एंड द सेकंड इज रिलेटेड टू काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है या कोई स्लो रिएक्शन है, इसको हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स के अंदर। सो काइनेटिक्स एक्सप्लेन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, नाउ अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसके साथ साथ अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है RX के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, यानी अल्काइल हैलाइड का अमाउंट जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है। तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के फॉर्म में लिखूं तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन will be equals to K into concentration of RX। नो यहां पे पावर में 1 है, यानी RX के पावर में 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। आप केमिकल काइनेटिक्स नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसके पावर में जितना होता है वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है 1, और इसका मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कौन है वो RX, और इसीलिए इसका मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होता है और ऑर्डर भी 1 होता है। सिंस इसका ऑर्डर 1 है इसीलिए इसको SN1 रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 मींस SN1 रिएक्शन। ओके, नाउ इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस रिएक्शन में लीविंग ग्रुप को हटाते हैं, कार्बोकैटायन बनाते हैं और न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं। भले ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ RX पे डिपेंड करता है। ये बात जरूर आप ध्यान रखें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। हाँ, जब भी ये रिएक्शन होता है तो इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जरूर बनते हैं, यानी SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जरूर बनता है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन चेक करने होंगे तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, नाउ SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दो तरह के सॉल्वेंट आपने पढ़े होंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? ऐसे सॉल्वेंट जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। अब एसिडिक हाइड्रोजन वाले कौन होते हैं? तो एसिडिक हाइड्रोजन वाले सॉल्वेंट की पहचान करने का बड़ी सिंपल ट्रिक है, सोनी ट्रिक है। सोनी क्या है? सोनी ट्रिक है। इसका मतलब ये है कि सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है जी, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है ना। यानी ये सब एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें से कोई भी ग्रुप आपको मिल गया तो एसिडिक हाइड्रोजन के कैटेगरी में आ जाएगा।
और ऐसे सॉल्वेंट को हम बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग है, इसका मतलब वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अल्कोहल आरओएच, आरओएच भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्योंकि उसमें भी अल्काइल हैलाइड के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्डेड है, यानी वो भी क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन है इनके पास। गेटिंग? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर रहा जैसे वाटर, अल्कोहल, है ना, या RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप, या RSH थायोल वाले ग्रुप, तो ऐसे केस में रिएक्शन जो है वो SN1 मैकेनिज्म से होने के चांसेस होते हैं इस सॉल्वेंट के बेसिस पे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। आखिरकार SN1 रिएक्शन का 3 डायमेंशनल एनालिसिस कैसे किया जाए, 3D में हम रिएक्शन जो अगर SN1 रिएक्शन हो तो कैसे होता है। तो पहली बात तो यहां पर जो R डैश है, R है, R डबल डैश है, 3D में आप मॉलिक्यूल को ऐसे देख सकते हैं, 3 एन दिखाओ। यहां पर बेसिकली ये जो 3 ग्रुप हैं इसको हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें ये आर डैश जो है बोर्ड के प्लेन में है, आर डैश बोर्ड के प्लेन में है, ये हाइड्रोजन है ऊपर वाले, और ये आर डबल डैश है, एंड दिस इज आर। ओके, आर, दिस इज आर एंड दिस इज आर डबल डैश। आर इज आउटवर्ड द प्लेन जो कि वेज पोजीशन पे है, और जो डैश्ड पोजीशन पे है वो आर डबल डैश है। ओके, इस तरह का मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, यहां पे आ रहा है, आ रहा है, कौन आ रहा है अटैक करने के लिए, कौन, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आएगा, आएगा और बैक साइड अटैक करेगा, और बैक साइड अटैक जैसे ही करता है, अब क्वेश्चन है बैक साइड ही क्यों अटैक किया, क्योंकि कार्बन पर है डेल्टा प्लस चार्ज और हाइड्रोजन पर है डेल्टा माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, इसीलिए सामने से अटैक नहीं करता है, ये ऐसे बैक साइड अटैक करता है। और जब ये बैक साइड अटैक करता है तो यहां से लिविंग ग्रुप बाहर होते हैं, तो लिविंग ग्रुप यहां से हटेंगे और यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो ये मॉलिक्यूल पहले टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में था, जैसे ही लिविंग ग्रुप हट जाएंगे अब इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह का, है ना। द स्ट्रक्चर विल बी लाइक ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर जो है इसमें हर एक के बीच में बॉन्ड एंगल होंगे 120 डिग्री, 120 डिग्री, एंड दिस स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल गोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। नौ, अब यहां पे जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है इसमें न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के अब 2 ऑप्शन है, या तो ये ऊपर से अटैक करे यानी टॉप वार्ड पोजीशन से, या फिर ये बॉटम पोजीशन से अटैक कर सकता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल अगर अगर ये अपवर्ड पोजीशन से अटैक करता है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मेरा मतलब है कि जैसा कॉन्फ़िगरेशन पहले था वैसा ही अभी भी रह जाएगा, यानी न्यूक्लियोफाइल जब अपवर्ड पोजीशन से अटैक करेंगे तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी लिविंग ग्रुप ऊपर से, लिविंग ग्रुप जहां था वहीं से हटा, जहां से लिविंग ग्रुप हटा वहीं पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ अगर इसका उल्टा होता है, उल्टा कैसे हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल बॉटम से अटैक करे, नीचे से, अगर बॉटम से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल तो कुछ यूं स्ट्रक्चर होगा, मतलब लिविंग ग्रुप है अपवर्ड पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पर, लेकिन न्यूक्लियोफाइल बॉटम पोजीशन से अटैक कर रहा है, तो यहां पर बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उलट जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी कॉन्फ़िगरेशन पहले जैसा नहीं होता है। तो अगर रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो यहां पर बेसिकली होता है इन्वर्जन, और इस इन्वर्जन को हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोला जाता है या इसको वार्डन इन्वर्जन भी बोला जाता है। जैसे कि तूफान आने पर अम्ब्रेला, है ना, ऊपर की तरफ चला जाए, इस तरह का होता है, ठीक है ना। हाँ,
तेज बारिश हो रहा है ना। तूफान जो है, बेसिकली तूफान आने पर आपने गौर किया होगा कि अम्ब्रेला जो है उलट जाता है, और वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। बेसिकली लिविंग ग्रुप, अगर लिविंग ग्रुप जहां पे था उसके अपोजिट साइड से जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो हम इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर ये सीधा सीधा अम्ब्रेला रहे, है ना, तो इसको बोलेंगे हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी पहले जैसा ही, है ना, जैसा था वैसा ही। ठीक है, ओके। टेक्निकली इसको वाल्डेन इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है, या इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। नाउ न्यूक्लियोफाइल अपोजिट, याद ये रखना है आपको कि न्यूक्लियोफाइल अगर अपोजिट डायरेक्शन से, लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर रहा है तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर सेम साइड जिधर से लिविंग ग्रुप है उधर से ही न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो उसको बोला जाता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। गेटिंग? नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जरूर याद रखना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नीट के अंदर आया था। यहाँ पे पूछा जाता है बेसिकली कि जो SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन में पार्शियल इन्वर्जन होता है, फुली इन्वर्जन होता है, या क्या रेशियो, किस तरह का, है ना, इन्वर्जन ज्यादा होता है या रिटेंशन ज्यादा होता है। तो हमेशा याद रखना आप कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्वर्जन प्रोडक्ट डोमिनेट्स ओवर रिटेंशन। इट मींस इन्वर्जन का अमाउंट ज्यादा होता है और रिटेंशन का अमाउंट कम होता है। अगर हम 100% लेके चलें मॉलिक्यूल, तो 100 में से 52% मॉलिक्यूल, ऑलमोस्ट 52% मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनका इन्वर्जन होता है, जबकि 48% मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका प्रैक्टिकली देखा जाता है कि रिटेंशन होता है। तो टोटल 100% में 52% का इन्वर्जन और 48% का क्या होता है, रिटेंशन होता है। ऐसे केस में अगर दोनों को मिला के देखा जाए, जो दोनों तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर ये R है तो ये S है, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लीवो रोटेटरी है, तो ये दोनों अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाले प्रोडक्ट हैं। और ये दोनों जब मिक्सचर के फॉर्म में होता है तो ये रैसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। और अगर आप कहेंगे कितने परसेंट रैसिमिक मिक्सचर बनेंगे, तो 48% और 48% इसमें से दोनों मिला के रैसिमाइजेशन करेगा। जो एक्स्ट्रा 4% है यहाँ नीचे, वो प्योरली इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें याद ये रखना है कि इन्वर्जन ज्यादा होता है SN1 में और रिटेंशन थोड़े कम होते हैं। ओवरऑल जो है SN1 रिएक्शन के अंदर पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। पार्शियल मतलब फुली रेसमाइजेशन नहीं होता है। अगर ये 50% होता तो हम उसको बोलते फुली रेसमाइजेशन। गेटिंग? और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? अगर 50% D और 50% L हो कोई मिक्सचर में, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D एंड L आइसोमर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। अगर 50% D है और 50% L है, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, ऐसा हो तो उसको बोलते हैं रेसमाइजेशन, यानी कंप्लीट रेसमाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है reactivity towards SN1 reaction is directly proportional to stability of carbocation. Yes, जैसे कि मैंने बताया कि SN1 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है। याद रखिएगा, SN1 reaction, reactivity of SN1 reaction is directly proportional to stability of carbocation. Okay. Now, SN1 reaction does not take place. कुछ केस में SN1 रिएक्शन कभी नहीं होगा। कभी नहीं मतलब कभी नहीं, यानी कि कभी नहीं, है ना। हाँ, यानी कुछ केसेस में SN1 रिएक्शन नहीं होता है। हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन इसमें से दे देगा, कहेगा किस किस में SN1 रिएक्शन नहीं होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग SN1 रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में ध्यान रखना है
ये कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जहां पे SN1 रिएक्शन किसी भी सूरत में नहीं होगा, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। ओके, तो याद रखिएगा, अगर कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ हो, याद रखिएगा, एक कंपाउंड आप याद रखें इस तरह का, बेंजीन रिंग की बात करें, और बेंजीन रिंग में आप सभी को पता है अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है। अल्टरनेट पाई बॉन्ड के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम इसको बोलते हैं प्यार से पप्पू, PAPU, पप्पू। इस पप्पू का मतलब है पॉजिटिव एट पाई बॉन्ड, हाँ पापू, पॉजिटिव एट पाई बॉन्ड अनस्टेबल। अगर पाई बॉन्ड आ जाए पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो अनस्टेबल होता है। क्वेश्चन है अनस्टेबल क्यों होता है, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड एंगल होना चाहिए, सॉरी दिस हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 180 डिग्री, यानी कि यहां पर बॉन्ड एंगल 180 होना चाहिए था, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल नहीं होता। अगर 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा तो क्या रिंग का फॉर्मेशन होगा, ऐसे रिंग नहीं बन सकता। यानी SN1 रिएक्शन में अगर कभी भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इस तरह का बन रहा हो तो वो अनस्टेबल होता है। याद रखिएगा, ये कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है। अब क्वेश्चन था कि अनस्टेबल क्यों होता है, जवाब है कि 180 डिग्री एंगल होना चाहिए था यहाँ पे। अगर 180 डिग्री एंगल होगा तो रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जबरदस्ती रिंग बनाया गया है, ये रहना चाहता है ऐसा, जबरदस्ती इसको ऐसे कर दिया गया है रिंग बनाने के लिए, और इस वजह से यहाँ पर एंगल स्ट्रेन आ जाता है। क्या, एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, और इसी एंगल स्ट्रेन की वजह से, याद रखिएगा, इसी एंगल स्ट्रेन की वजह से ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है। अब आते हैं इस वाले कंपाउंड पर, जो विनाइल क्लोराइड है। आपको याद होगा कि कार्बन कार्बन डबली बॉन्ड से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको बोला जाता है विनाइल क्लोराइड, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड है। विनाइल हैलाइड में अगर आप हैलोजन हटाते हैं तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है। याद रखिएगा, पाई बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, ये कंपाउंड भी अनस्टेबल होता है। और इसमें हालांकि रीजन सेम नहीं है, इसमें रीजन है कि sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसकी वजह से इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ओवरऑल ये पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है तो वहां पे नेगेटिव चार्ज होना अच्छी बात है, यानी वो स्टेबल होता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से स्टेबिलिटी में डिक्रीमेंट आता है। तो विनाइल हैलाइड जो है, विनाइल हैलाइड में इस तरह के कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेंगे अगर SN1 रिएक्शन होगा, और ये अनस्टेबल होता है। इसीलिए याद रखिएगा, विनाइल क्लोराइड में कभी भी जिंदगी में SN1 रिएक्शन नहीं होगा, है ना। हाँ, रही बात एराइल हैलाइड, तो एराइल हैलाइड में पप्पू बनेगा, और पप्पू बना तो कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो जाएगा, और कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो गया तो ऐसे केस में SN1 रिएक्शन नहीं होगा, है ना। ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल कहता है कि अगर ब्रिजहेड कार्बन है, यानी अगर बाइसाइक्लो कंपाउंड में देखा जाए तो बाइसाइक्लो कंपाउंड को कनेक्ट करने वाले दोनों रिंग, दो साइड्स को कनेक्ट करने वाले पार्ट को बोलते हैं ब्रिजहेड कार्बन, और ब्रिजहेड कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। तो सिंस ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो लिविंग ग्रुप अगर हटाएंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसमें SN1 रिएक्शन नहीं होगा। सीधी बात, इस तरह के कोई भी कंपाउंड देखने को मिले ऑप्शन में तो ये सब SN1 रिएक्शन नहीं करता है, याद रखना है आपको, है ना। हालांकि इसके अलावा और भी है, जैसे कि अगर मान लीजिए साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है और उसके साथ हैलोजन लगा हुआ है तो ऐसे केस में भी SN1 रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी एंगल स्ट्रेन हो जाता है। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन में यहाँ पर
एंगल स्ट्रेन की वजह से ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब लेस स्टेबल होता है और SN1 रिएक्शन नहीं होगा। एक और केस है जहां पे SN1 रिएक्शन नहीं होता है, वो है अगर कोई कंपाउंड में जैसे CH3CH2 सिंगल बॉन्ड X हैलोजन के जगह पे, अब हैलोजन के जगह पे मान लीजिए ये लिविंग ग्रुप है, इस लिविंग ग्रुप के जगह पे सपोज फ्लोरीन होता है या फिर एल्कोहल होता है या फिर NH2 होता है, तो इन केसेस में भी SN1 रिएक्शन नहीं होगा। और SN1 रिएक्शन अगर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो रीजन है ये बैड लिविंग ग्रुप होता है, घटिया वाला लिविंग ग्रुप। दीज आर नॉट गुड लिविंग ग्रुप, दीज आर बैड लिविंग ग्रुप। ये सब लीव नहीं करना चाहता मॉलिक्यूल को, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो मजबूत बॉन्ड बनता है, कार्बन और अल्कोहल में भी जो बॉन्ड बनता है वो मजबूत बॉन्ड बनता है, कार्बन NH2 के बीच में जो बॉन्ड है वो भी मजबूत बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसीलिए ये सब SN1 रिएक्शन नहीं करता है। क्लियर? याद रखिएगा कि ये सारे कंपाउंड जो भी हमने लिखे हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। ये सब ऐसे हैं डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा, मैं बोलता हूं आएगा तो पक्का आएगा और आता भी है, इसीलिए याद रखना। ये चार ऑप्शन होते हैं, उस 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जिसमें कि SN1 रिएक्शन नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ओके।